गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर अबू हुरैरा, गवर्नमेंट कॉलेज फैज़ाबाद। आज हम भारत की तट रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैप पे हम दिखा सकते हैं, भारत की तट रेखा 3 ओर से समुद्रों से घिरी है। अगर हम वेस्ट में देखते हैं अरब सागर है, ईस्ट में देखते हैं बे ऑफ बंगाल है और साउथ में हिंद महासागर है। इसलिए कोई भी एक ऐसा एरिया या लैंड मास जो 3 ओर से समुद्रों से घिरा होता है उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीपीय। अब इसमें हम देखते हैं भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये तीनों पोर्शन साउथ, ईस्ट और वेस्ट जो समुद्रों से घिरा है, इस पोर्शन को हम कहते हैं पेनिनसुला। भारत की मुख्य तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे यहाँ से, इस तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों की तटरेखा को मिला लें तो कुल 7516 किलोमीटर तटरेखा है। द्वीपों मीन्स यहाँ पर आप देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और इधर यहाँ पे आप देखते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं। इस एरिया को भी अगर हम लेंगे तो ये बढ़ जाएगा 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं, जिसमें सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। गुजरात का पोर्शन, क्योंकि गुजरात की तट रेखा इस तरह से कटी फटी है और इसीलिए इसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है और सबसे कम तट रेखा गोवा की 101 किलोमीटर है यहाँ पर। क्योंकि हम जानते हैं गोवा वैसे भी सबसे छोटा राज्य है, इसलिए गोवा की लंबाई भी कम है। इसके बाद हम देखते हैं भारत सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। यहाँ पर हम अंडमान निकोबार देखते हैं तो उसकी लंबाई 1962 किलोमीटर है। तो अंडमान निकोबार, अंडमान से लेके निकोबार, कार निकोबार तक लास्ट में ये बहुत लंबी तट रेखा है जो सबसे ज़्यादा है, एक तरह से हम कह सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं भारत की तट रेखा जिस तरह पानी से घिरी हुई है उसकी लंबाई डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला, जो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में स्थित है, पर्वत श्रृंखला को पश्चिम घाट, इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ वेस्ट में, यहाँ से आप देखते हैं ये एक पर्वत श्रृंखला है और एक पर्वत श्रृंखला इधर ईस्ट में है। इसे कहते हैं ईस्टर्न घाट, इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट। बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी। ईस्ट में तो नदियों ने काट कर डेल्टा बना दिए हैं, कई सारे पर्वतों को काट के डेल्टा बना दिए हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इस तरह से। बट पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ये पश्चिम घाट है, इसको सह्याद्री पर्वत और इसको महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इधर देखिए, यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वी शेप में मिलते हैं साउथ में आकर इस पॉइंट पर, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के ऊपर। यहाँ इसको कहते हैं नीलगिरी। नीलगिरी हिल्स काफ़ी बड़ी हिल्स हैं जिसकी हाईएस्ट पीक दोदा बेटा है। तो नीलगिरी हिल्स इनको वी शेप में अलग कर देती है ईस्ट और वेस्ट में। इसके साउथ में अगर हम जाते हैं तो और कई सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कार्डमम हिल्स हैं, अन्नामलाई है, वो हिल्स फैल गई हैं नीचे की तरफ, कन्याकुमारी तक चली जाती हैं केरला में। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसी पहाड़ी में ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान है, यानी कि स्वस्थवर्धक पर्यटन स्थल आप देखते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ऊटी एक फेमस जगह है, इसी में नीलगिरी में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आगे चलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये पूर्वी तटीय मैदान, मैं पहले ही कह चुका हूँ आप लोगों से, पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्योंकि ढलान वेस्ट से ईस्ट की ओर है। यहाँ हम ढलान देखते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर है, इसीलिए नदियाँ ज़्यादा फ्लो होती हैं इधर, और उनका जो ढाल है वो बहुत स्लो है। वेस्टर्न ढाल पे आप देखेंगे नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ हैं, बहुत तेज़ी से बहती हैं, ढाल बहुत ज़्यादा तेज़ है और बहुत तेज़ी से बहकर अरब सागर में गिर जाती है।
ढाल तेज होने की वजह से आप देखते हैं वो नदियाँ एस्चुरीज बनाती हैं, बट हम इधर देखते हैं ढाल स्लो होने की वजह से यहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। जैसे कि हम आप यहाँ पढ़ सकते हैं, पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ज्वारन्मुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। उसका रीज़न ये है, मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूँ, क्योंकि जहाँ पर ढलान तेज होगा, जब नदी समुद्र में अपना पानी डालेगी तो समुद्र की धाराएं तेज़ी से उसको बहा कर ले जाएंगी ढलान तेज होने की वजह से, और वहाँ पर समुद्र अंदर की ओर कटाव करने लगेगा, नदी पीछे की ओर हटने लगेगी, तो समुद्र का पानी लैंड एरिया में अंदर की तरफ जाने लगेगा, उसको हम कहेंगे एस्चुरी। बट अब हम ईस्ट में देखते हैं जहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण होता है, तो यहाँ से नदियाँ वेस्टर्न घाट से बहती हैं ईस्ट की ओर, जैसे महानदी है, महानदी गोदावरी है, यहाँ कृष्णा है और ये कावेरी है। तो ये जब इधर बहती हैं, इनका ढलान स्लो है, ढलान स्लो होने की वजह से ये जो अपने साथ मलबा लेकर आती हैं यहाँ डाल देती हैं इस पॉइंट पर समुद्र के किनारे। समुद्र ढलान कम होने की वजह से समुद्र का पानी इतनी तेज़ी से इस मलबे को बहाकर नहीं ले जाता समुद्र में, और धीरे धीरे ये अपना मलबा यहाँ इकट्ठा करती रहती है, और धीरे धीरे बहुत एक लंबे टाइम पीरियड में यहाँ पर मलबे का निर्माण हो जाता है और वो डेल्टे का रूप ले लेता है। समुद्र की ओर जब नदी निकलने लगती है समुद्र की ओर, कटाव ना होकर नदी समुद्र की ओर निकलने लगती है, हम उसको डेल्टा कहेंगे इस सिचुएशन में। इसके अलावा हम देखते हैं उड़ीसा के पास का तटीय मैदान और महानदी का डेल्टा उत्कल का मैदान कहलाया जाता है। ये उत्तरी सरकार जिसको हम कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, जो कि कृषि दृष्टिकोण से भी ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इंडिया को हम जोग्राफिकल अगर डिवाइड करें, जैसे सपोज करो गुजरात का जो मैदान है उसे हम कहते हैं काठियावाड़ का तट, पूरा गुजरात के एरिया को, गुजरात से लेकर गोवा तक को हम कहेंगे कोंकण का तट, कोंकण से लेके ये कर्नाटक के एरिया को कहेंगे कर्नाटक तट भी बोलते हैं, इसको केंद्र तट भी बोलते हैं, और ये लास्ट में इसे मालाबार तट कहते हैं केरला के एरिया को। अगर हम उधर आते हैं, ये कोरोमंडल तट कहलाया जाता है, और इधर उत्तरी सरकार। तो ये जोग्राफिकल डिवाइड हम जोग्राफिकली कर सकते हैं इसको। और ये जो इस केरला का साउथ पॉइंट है बिल्कुल कन्याकुमारी में, इसे हम कहते हैं केप कोमोरिन, जोग्राफिकल लैंग्वेज में केप कोमोरिन हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं, समुद्री सीमाओं से मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम इसको टेरिटोरियल सी से अलग करते हैं, जो भारत की तटरेखा है उससे 12 नॉटिकल माइल समुद्री मील, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर्स, तो इसे क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। 12 नॉटिकल माइल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एरिया इसे कहेंगे टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक समुद्री सीमा। इस पे किसी भी कंट्री का पूरा अधिकार होता है, उसी का होता है ये रिलेटेड कंट्री जिससे सीमा लगी हुई है। 24 समुद्री मील कंटीजियस जोन कहते हैं, समीपस्थ मंडल। 24 समुद्री मील भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार हैं। इट मीन्स किसी भी कंट्री को अपने कंटीजियस जोन में सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार, साफ सफाई के सारे अधिकार होते हैं। नेक्स्ट है आपका EEZ बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 समुद्री मील अनन्य आर्थिक अधिकार, वैज्ञानिक परीक्षण इसमें आप कर सकते हैं, द्वीपों का निर्माण के अधिकार आपको होते हैं। और इसके आगे आप देखते हैं इंटरनेशनल सी होता है 200 नॉटिकल माइल के आगे। तो ये हमने देखा भारत की जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स जो हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। सपोज करो जैसे
पश्चिमी घाट की अगर मैं बात करूं, इसकी चौड़ाई 165 किलोमीटर है चौड़ाई। इट मीन्स पूर्वी तट की अपेक्षा ये कम है, और पूर्वी तट की चौड़ाई 100 से 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे पश्चिमी घाट इस मैदान पर छोटी और तेज बहने वाली नदियाँ होती हैं, और तेज बहने की वजह से यहाँ पर मिट्टी जमा नहीं हो पाती है और डेल्टे का निर्माण नहीं हो पाता है। पश्चिमी घाट पर एस्चुरीज बनती हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। और पूर्वी घाट पर अगर हम देखते हैं तो इस मैदान में धीमी गति से बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, और यहाँ मिट्टी का जमाव होता है और डेल्टे का निर्माण होता है। पश्चिमी घाट पर अगर हम देखते हैं तो इसके दक्षिणी भाग में लेगून्स मिलते हैं, लेगून्स। और अगर हम पूर्वी घाट पर देखते हैं, इसके उत्तरी भाग में लेगून्स मिलते हैं। पश्चिमी घाट पर अगर देखते हैं हम, यह अधिक कटाफटा होने के कारण पश्चिमी तट पर अधिक बंदरगाह हैं। पोर्ट्स अगर आप देखेंगे इंडिया के ज़्यादा डेवलप हुए हैं पश्चिमी घाट पर, और पूर्वी घाट पर कम कटाफटा होने के कारण पूर्वी घाट पर कम पोर्ट्स मिलते हैं। इस मैदान में पश्चिमी घाट पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, और पूर्वी घाट पर औसत वार्षिक वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। इट मीन्स आप ये देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट का अगर आप ये पोर्शन देखेंगे, ये पश्चिमी घाट पर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक बरसात मिलती है, और अधिक बरसात होने की वजह से यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रिच है। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रिच होने की वजह से बहुत सारे ऐसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जो बहुत सारी प्रजातियाँ जिनकी नई हर रोज़ खोज जाती हैं। एक रिसर्च का ये एक नया टॉपिक है। और इसके साथ मैं अपना ये भारत की तट रेखा का चैप्टर फिनिश करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।